नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में जो अपना टॉपिक रहने वाला है चर्चा का, वो यही है कि परीक्षा में अभ्यर्थियों को किन किन निर्देशों का पालन करना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा के दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। दूसरी चीज ये है कि जब आप परीक्षा में बैठे होंगे, अपना पेपर देख रहे होंगे, पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस समय क्या सोच रखनी है, किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, ताकि आप परीक्षा को बड़े आराम से पास कर लें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को पास भी नहीं कर पाते हैं। इवन 150 में से 75 नंबर लाना या 90 नंबर लाना उनके लिए बड़ी बात होती है। इन बिंदुओं पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन परीक्षा के निर्देश, जो कि आपके प्रवेश पत्र में भली भांति लिखे हुए हैं। बावजूद इसके अगर आप एक बार इनको सुन लें, समझ लें, तो संभवतः कोई भी परेशानी आपको आपकी परीक्षा के दौरान नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। आप सुन लीजिए, परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मतलब आपको ऐसा अपना आईडी कार्ड लेकर जरूर जाना है साथ में, जिस पर आपकी फोटो लगी हो। उदाहरण के लिए आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें से कोई एक आप ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अगर आप अपनी आईडी लेकर नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपको परीक्षा में शामिल ही होने नहीं दिया जाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरा निर्देश देखिए, निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उसके बाद एंट्री लेते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं परीक्षा केंद्र पर, तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध है। आप अपना आईडी कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, यही सामान लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना पेन साथ में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे अगर हाल ही में आपने एसएससी की या रेलवे की कोई परीक्षा दी हो तो वहां पर पेन वो खुद देते हैं, लेकिन यहां पर आपको पेन अपना साथ ले जाना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड में आपको 20-30 के पता नहीं 50 शब्द लिखने पड़ते हैं कि आप इस परीक्षा में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं। पेन का ध्यान रखें, आप इस प्रकार के पेन नहीं ले सकते, आपको पारदर्शी पेन ले जाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट पेन जो होता है, जिसमें आपकी रिफिल दिख जाए, आपके पार दिख जाए, सादा सिंपल पेन लेकर जाइए, है ना। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, बीपर्स, पेजर्स, मोबाइल, सेल फोन, घड़ियां, धूप का चश्मा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पूर्णतः वर्जित है। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से वर्जित हैं। चश्मे की अगर हम बात करें तो अगर आप नजर का चश्मा इस प्रकार से चश्मा लगाते हैं तो बड़े आराम से लगा कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक्शन वाले चश्मे लगाते हैं तो वो आपके लिए प्रतिबंधित हैं, उनको आप लगाकर नहीं जा सकते। वो नजर धूप वाले चश्मे जो होते हैं एक्शन वाले, टोपी, गमछा, ये सब लेकर आप नहीं जा सकते। आवेदक अपना आधार अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होवें। यदि किसी ने आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है तो उसको आप अनलॉक करके ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया उपरांत दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन करना आवश्यक है। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तब भी आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, और जैसे ही आपका पेपर सबमिट हो जाएगा उसके बाद भी आपका बायोमेट्रिक होगा। उसी के बाद आप जो है एग्जाम हॉल से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचें। प्रवेश के समय पर केंद्र पर भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उम्मीदवार को अपना मास्क, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु अतिरिक्त फोटो। तो एक काम करना भाई, आप फोटो एक की जगह 2 लेकर जाना। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अपन एक फोटो तो लगनी है, आपको एडमिट कार्ड पर चिपका कर देनी है, वो तो तय है। दूसरी चीज क्या होता है, कई बार अपन जैसे बैठे हैं, सिस्टम अपना खराब हो जाता है पेपर के दौरान, तो अपन को सिस्टम बदल देते हैं, फिर एक फॉर्म टाइप का भरवाते हैं और उस पर कहते हैं एक एक्स्ट्रा फोटो लाइए। जिनके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में बेहतर यह है कि आप एक्स्ट्रा एक फोटो साथ लेकर जाएं। हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, लेकिन एक तो आप कम से कम लेकर जानी है। 2 लेकर चले जाइए, इसमें क्या है, कौन सा वजन लगना है इसका। पानी की पारदर्शी बोतल लाना आवश्यक है। आपको बार बार प्यास लगती है तो पानी की, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोतल, पारदर्शी बोतल ही साथ ले जा सकते हैं। दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो लेखन सहायक
रखने हेतु पात्र हैं को इस परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम शैक्षणिक योग्यता धारित लेखन सहायक की पात्रता होगी एवं उन्हें इस हेतु लेखन सहायक का वर्तमान वर्ष का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, लेखन सहायक के आधार कार्ड की प्रति परीक्षा केंद्र पर ले जाना आवश्यक होगा। जैसे जिन अभ्यर्थियों ने लेखन सहायक ले रखा है उनको, जैसे आप टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो जो इसकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है इससे कम योग्यता वाला ही आप उम्मीदवार ले जा सकते हैं अपने साथ। ऐसा नहीं कि आप हाई क्वालिफाइड ले जाएं। साथ ही साथ उस अभ्यर्थी की आपको वर्तमान समय की शैक्षणिक योग्यता और उसका आधार कार्ड साथ में ले जाना होगा। इसमें स्पष्ट लिख रखा है अन्यथा आप इसकी लेखन सुविधा नहीं ले सकेंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही अंकित किए गए उत्तरों की संख्या कंप्यूटर पर प्रदर्शित होगी, जिसे आवेदक द्वारा अपने पासवर्ड के साथ अंकित कर सबमिट करना अनिवार्य होगा। यह सिस्टम पहले नहीं था, ये नया बदला है शायद। जिस पहले तो क्या था कि आपने पेपर सबमिट किया, उसको 3-4 बार सबमिट करना पड़ता था। सबमिट करने के बाद आपका स्कोर लिखकर आ जाता था, फिर आप उसको छोड़ सकते हैं या फिर Ctrl+E दबाकर एग्जिट कर सकते हैं। पर अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आपके सही प्रश्न जो आपने किए हैं उनकी संख्या लिखी जाएगी, मतलब आपके नंबर लिखे आ जाएंगे, लेकिन इसको आप कंप्यूटर में सबमिट करना पड़ेगा आपको अपने रोल नंबर या पासवर्ड के साथ, इसमें दे रखा है। तो आप जब इसको सबमिट करेंगे तभी वहां पर फिर आगे की बात बढ़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि जो स्टाफ होगा वो करा भी देगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई परीक्षा कैसे निकालें। ठीक है, आपने सावधानियां बता दी कि अपने साथ में पेन लेकर जाना है, फोटो लेकर जाना है, आईडी लेकर जानी है, ये सामान लेकर जाना है, ये सामान नहीं लेकर जाना है, ये बात तो हो गई। परीक्षा कैसे पास करें, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। तो देखो भाई, मेरा जो अनुभव है, पहली भर्ती में मैंने भी ये परीक्षा दी थी, 106 नंबर आए थे, सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो चीज़ अलग है, लेकिन पास तो है। तो पास होने के लिए या शिक्षक भर्ती में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे बेहतर चीज है वो आपका विश्लेषण है। आप प्रश्नों को किस प्रकार से देखते हैं। मान लो किसी प्रश्न के आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, ABCD। वैसे कहा तो जाता है कि चारों में से कोई एक प्रश्न, एक विकल्प जो है वो सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे, उसी को आपको टिक करना है। लेकिन इसमें जो शिक्षण विधियां आती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा होता है भाई कि अगर A सही है तो B भी सही है, C भी सही है, D भी सही है। आपको डिसाइड करना है कौन ज्यादा सही है, और जो ज्यादा सही होगा वो आपका आंसर होगा। अब मान लो प्रश्न पूछा जाए कि आपके विद्यालय में एक छात्र रो रहा है या होमवर्क करके नहीं आता है। अब आपके अनुसार क्या करना चाहिए? डंडा उठाना चाहिए, होमवर्क न करने का कारण जानना चाहिए, उसके अभिभावकों को बुलाना चाहिए, या उसका नाम काट देना चाहिए? आप कहेंगे कि डंडा उठाएंगे। भाई डंडे से तो अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं, ये बच्चा क्या चीज है, इसका तो बाप भी होमवर्क करके लाएगा। पर क्या यह मानक है? क्या यह सही है? आप कहेंगे नहीं। तो फिर क्या सही है? प्रश्न में तो उन्होंने कहा कि आपके अनुसार, आप कहते मेरे अनुसार तो भाई यही सही है, पर यह सही तो नहीं हो पाएगा ना। सही क्या होगा? सही यह होगा कि आप उस बच्चे के कारण जाने कि वो क्यों होमवर्क करके नहीं ला सकता है। सही तो यह भी है कि आप उसका नाम काट दें, ऐसी झंझट ही ना पालें। सही तो यह भी है कि आप उसके अभिभावकों को बुलाएं, उससे कहें कि देखिए आपका बच्चा जो है होमवर्क करके नहीं आता है। गलत है क्या ये? लेकिन जो ज्यादा सही है वही सही आंसर होता है। इसलिए आप प्रश्न को पढ़ने में, समझने में विशेष समय देना। आप जितना उसमें समय देंगे, इतना भी समय नहीं देना कि आपका पेपर छूट जाए, लेकिन समझने की कोशिश करना, बेहतर ढंग से विश्लेषण करना, आपका यकीनन अच्छा स्कोर होगा। और प्रश्नों में हाँ नहीं को जरूर समझ लेना, क्योंकि प्रश्न जब पूछा जाता है कि इनमें से क्या नहीं है या क्या है, तो हाँ और नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उनको अच्छे ढंग से समझ के ही आप उनके जवाब देना। मतलब आप रिलैक्स माइंड के साथ बैठना, यकीनन आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 75 नंबर चाहिए, और आप यूआर कैटेगरी में है तो आपको 90 नंबर चाहिए। 150 में से 50% या 60%, यकीनन आप इससे बेहतर ही स्कोर करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।